स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी होगी जिसमें कि मर्सी चैप्टर को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था आप लोगों के लिए। और उस वीडियो में मैंने ये भी चर्चा की थी कि जैसे क्लास 10th में आप एक्सप्लेनेशन करते थे, उसी तरीके से क्लास 11th में आप स्टैंजा का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ पोएम फर्स्ट आपकी मर्सी, और इसका फर्स्ट स्टैंजा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन के दौरान आपके बुक्स में, आपकी गाइड्स में या डिफरेंट अदर वीडियोस में अगर आप एक्सप्लेनेशन पाते हैं तो उसमें एक्सप्लेनेशन 3 या 4 हेडिंग के अकॉर्डिंग होती है, जैसे संदर्भ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग और एक्सप्लेनेशन, और कहीं कहीं पर आपको संकेतांक यानी सिंबल भी मिल जाता है। कहीं कहीं पर आपको कमेंट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन सिखाऊंगा। और हमने इससे पहले भी ये बताया था कि वर्ड मीनिंग आवश्यक है, इसमें मैक्सिमम वर्ड मीनिंग आपको लर्न होनी चाहिए। और दूसरा है कि ट्रांसलेशन आपका अगर बेहतर है तो एक्सप्लेनेशन करने में इजी होता है। स्टैंजा फर्स्ट में हमने सबसे पहले सिंबल बनाया और लिखा द क्वालिटी से दैट टेक्स। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर 2 शब्द लिखा है और यहाँ पर 2 शब्द लिखा है। अगर यहाँ आप एक शब्द लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ही शब्द लिखना है, और इस साइड में अगर आप 3 वर्ड्स लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 वर्ड्स ही लिखने हैं। एक शब्द लिखेंगे या 2 शब्द लिखेंगे या 3 शब्द, और दोनों साइड में सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स हैं। एग्जामिनेशन के दौरान और क्लास के दौरान आप लोग यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह डॉट्स लगा देते हैं, खट 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 खट, ना जाने कितने डॉट्स। वो इसका भी रूल है, यू हैव पुट ओनली 3 डैश हियर, ओनली 3 डैश। फिर आता है आपका हिंदी में, अच्छा सिंबल का तो होता है संकेतांक, है ना, तो वो इंग्लिश में सिंबल हो गया। फिर आप लिखते थे हिंदी में संदर्भ, तो आ गया रेफरेंस, रेफरेंस आ गया। और रेफरेंस आ गया तो रेफरेंस में देखिए क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे आप लोग हिंदी में, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी पाठ्य पुस्तक का नाम होता था वो लिखते थे, जो भी पोएम का नाम होता था वो लिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा गया है। दिस स्टैंजा, यह पद्य, हैज बीन सेलेक्टेड, लिया गया है, फ्रॉम द पोएम, कविता से जिसका नाम मर्सी है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेट ड्रामा। और ये मर्सी पोएम कहाँ से निकाली गई है, कहाँ से ली गई है, एक्सट्रैक्टेड मीन्स लेना, कहाँ से ली गई है, फ्रॉम द ग्रेट ड्रामा, एक बहुत अच्छा ड्रामा है जिसका नाम है नेम्ड मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस आप क्लास 12th में आकर पढ़ेंगे। फिर लिखते हैं कि किस पोएम को किसने कंपोज किया, इट इज नाइसली कंपोज्ड बाय, ये बहुत ही सुंदरता के साथ कंपोज किया गया है बाय सर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, who was a great poet as well as great writer। शेक्सपियर केवल पोएट ही नहीं है बल्कि एक महान लेखक भी हैं, महान कवि ही नहीं बल्कि महान लेखक भी हैं। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं जिसका कि हिंदी अर्थ है प्रसंग।
इन दिस स्टैंजा, प्रस्तुत पद्यांश में, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग, पोएट जो है, कवि जो है, डिस्क्राइब कर रहा है अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति का एक महान गुण के विषय में वो व्याख्यान कर रहा है, विच इज नोन एज मर्सी, सिंपैथी और काइंडनेस, जो कि दया के रूप में जानी जाती है, सहानुभूति के रूप में जानी जाती है। अब बच्चों, ये डायनेमिक वर्ड्स, यहां पर हम वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं, और जब हम यहां वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं तो हमें लाभ क्या मिलता है, हमारी एक हेडिंग बढ़ जाती है, और इस हेडिंग के बढ़ जाने से प्रॉफिट क्या होता है कि अगर ऊपर कहीं आपका कोई मार्क्स कट रहा है तो आपके मेथड ऑफ राइटिंग पर, लिखने के तरीके पर नीचे वो नंबर आकर ऐड हो जाते हैं। तो देखिए, डायनेमिक वर्ड्स, वो वर्ड्स भी आप इसमें डाल सकते हैं जो आपको लर्न है, और वही डालना ही चाहिए, जिससे कि आपका ये कॉलम भी कंप्लीट हो जाए और मैक्सिमम मार्क्स गेन करने का रास्ता भी मिले। क्वालिटी, गुण, एबिलिटी, मर्सी, दया, सिंपैथी, बेनिथ, नीचे, बिलो, 3 वर्ड मीनिंग से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये लॉन्ग होता है, और लिटरेचर में लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में समय कम रहते हैं, काम ज्यादा रहता है, इसलिए 3 वर्ड मीनिंग सफिशिएंट होगा। राइमिंग वर्ड्स नील, राइमिंग वर्ड्स है ही नहीं इस पोएम में, तो इसलिए यहां पर नहीं दिया गया। ये राइमिंग वर्ड्स है क्या, वो भी बता देते हैं। मिलते जुलते शब्द, आपने कबीर के दोहे हिंदी में पढ़े होंगे। एक उदाहरण देते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंद दियो बताए। तो लास्ट वर्ड मिला क्या, पाए, और दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड मिला बताए। ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं आवाज में, साउंड में, तो इसलिए ये हिंदी में एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हुए। लेकिन इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड होते हैं, लेकिन आपका जो मर्सी पोएम है उसमें आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिली है, तो इसलिए यहां पर लिख दिया गया नील, हेडिंग बना दिया। तो इसका मतलब जो एग्जामिनर है या जो भी समझने वाला है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, तो वो ये जानेगा कि राइमिंग वर्ड्स की भी आपको जानकारी है। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। इन दिस स्टैंजा, प्रस्तुत पद्यांश में, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कवि ने व्याख्या किया है मानव समाज का, मानव जाति का एक महान गुण के बारे में, विच इज नोन एज मर्सी, जिसे कि मर्सी के रूप में जाना जाता है, दया के रूप में जाना जाता है। ही सेज, कवि कहता है, दैट एनीवन कैन नॉट रिसीव इट फोर्सली, कोई भी व्यक्ति दया के गुण को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता, जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकता। कॉलर पकड़ के हम किसी से कहेंगे कि आप हमें दया दिखाइए, तो वो हम दया प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट इज लाइक अ जेंटल रेन, ये सुंदर बारिश के समान है, विच फॉल्स फ्रॉम स्काई टू अर्थ, जो आकाश से धरती पर गिरती है। विच मीन्स, जिसका मतलब है, इट फ्लोज टुवर्ड्स एबल पर्सन टू नीडी पर्सन, जिसका मतलब है कि इसका धारा प्रवाह सक्षम व्यक्ति से जरूरतमंद व्यक्ति की ओर होता है। मर्सी इज 2 times ब्लेस, दया दुगना 2 बार आनंद देती है, आशीर्वाद देती है, खुशी प्रदान करती है। इट ब्लेसेस द गिवर एंड द रिसीवर, ये आनंद देती है दया दर्शाने वाले को भी और दया प्राप्त करने वाले को। दया जो दर्शाता है उसे संतोष प्राप्त होता है, और जो दया प्राप्त करता है उसकी आवश्यकता पूरी होती है। आगे की लाइनों में है, द गिवर गेट्स सेटिस्फैक्शन, दया देने वाला संतोष प्राप्त करता है, मन का संतोष, एंड द रिसीवर
कंप्लीट्स हिज नीड्स, और रिसीवर जो है, जो दया प्राप्त करता है, उसकी आवश्यकता पूरी होती है। फिर लास्ट हेडिंग है कमेंट्स। कमेंट्स में हम पोएम की खास बात को लिखते हैं, जो बातें बहुत खास होती हैं। तो सबसे पहली चीज तो कमेंट्स में हमें अच्छी मिली है कि इन दिस स्टैंजा, प्रस्तुत पद्य में, द पोएट इज यूज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वेरी नाइसली। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज यूज्ड सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वेरी नाइसली। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। कैसे पता कि सिमिली है? फिगर ऑफ स्पीच हमने आपको पढ़ाया था। बच्चों जब आप स्टैंजा इसका पढ़ेंगे तो इसकी लाइंस में आपको मिलेगा, इट इज लाइक ए जेंटल रेन। लाइक शब्द आया हुआ है, और लाइक शब्द मतलब मर्सी की तुलना जेंटल रेन से की गई है, दया की तुलना की गई है सुंदर वर्षा से। तो इसलिए यहाँ पर लाइक शब्द मिला, और लाइक शब्द के कारण हमने यहाँ पर लिखा कि इट इज, ये जो है सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस स्टैंजा, दूसरा कमेंट है, इन दिस स्टैंजा, प्रस्तुत पद्य में, द पोएट डज नॉट यूज एनी राइमिंग स्कीम। किसी भी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम कवि ने नहीं यूज किया है। राइमिंग स्कीम हम आपको बताएंगे जब आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे तब, कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, लेकिन इसमें है ही नहीं तो समझाया जा नहीं सकता। नेक्स्ट पोएम में आपको इसके बारे में भी डिटेल्स देंगे। और लास्ट, इट इज अ काइंड ऑफ सोनेट। ये कविता सोनेट प्रकार की है, या इस कविता का प्रकार सोनेट है। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन की कविताओं को हम सोनेट कहते हैं, और मर्सी हमारी 14 लाइन्स की पोएम है, इसलिए इसे सोनेट कैटेगरी में रखा गया है। हमारे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सोनेट क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, और आपका एक्सप्लेनेशन कैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इतना अगर आप लिख कर देते हैं तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हेडिंग में हमारी कोई मिस्टेक हो गई, सेकंड में कोई मिस्टेक हो गई, तो नीचे आपने इतना वर्क दे रखा है कि कॉपी चेक करने वाले को आपको नंबर देते समय बहुत समस्याएं आ सकती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो आपके किस पॉइंट से नंबर को कट करे और कहाँ पर नंबर को आपको दे। तो इसलिए ये एक अच्छा माध्यम आपके सामने है, और इसे आप नोट कर लेंगे, समझ तो चुके ही हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। और एक बात और कहेंगे कि कॉपीज के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि पोएम की एक कॉपी ले लें, और पोएम की कॉपी के स्टार्टिंग पोर्शन में आप पोएम का वर्क करेंगे, और लास्ट पोर्शन में आप लाइट ऑफ एशिया का वर्क करेंगे। पोएम में आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पोएम का वर्क होता है वर्ड मीनिंग्स, वर्ड, फिर हिंदी मीनिंग, फिर इंग्लिश मीनिंग, एक जगह पे करके लिख लीजिए। फिर सेकंड पोएम का वर्क होगा आपका सेंट्रल आइडिया, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और थर्ड होता है एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको अभी दे चुका। ओके, थैंक यू।